नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारत के विरुद्ध सतत हो रहे विखंडनवादी षड्यंत्र के पीछे की मूल शक्ति है अतीत के श्रेष्ठतम को झुठलाना, जिससे वे अपनी गढ़ी हुई प्रतिस्थापनाओं को सिद्ध कर सकें। नए दौर के गोएबेल्स का यह 100 बार झूठ बोलकर सच बनाने का प्रयत्न ही भारतीय इतिहास के अनेक महान चरित्र को मिथक करार देने के लिए आतुर है। आइए आज इतिहास के एक महान चरित्र चाणक्य की बात करते हैं, उनके विरुद्ध चल रहे वर्तमान के षड्यंत्रों की चर्चा करते हैं, साथ ही कुछ भ्रांतियों की बात करते हैं जिस संबंध में सतर्क उत्तर आपके सामने रखने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने कार्यक्रमों में जब भी मैंने चाणक्य की चर्चा की है, कतिपय भगवान बुद्ध के नव अनुयायियों ने भद्दी भाषा में संस्कृत की साहित्य परंपरा को गालियां देते हुए उन्हें खारिज करने का प्रयत्न किया है। प्रश्न उठता है कि क्या बौद्ध ग्रंथों में आचार्य चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं है? वस्तुतः विनय पिटक और महावंश जैसे विशुद्ध बौद्ध साहित्य में आचार्य चाणक्यों के जो उद्धरण हैं, उनसे कन्नी क्यों काट ली जाती है? आचार्य चाणक्य की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या बौद्ध ग्रंथ महावंश के 5वें परिच्छेद में प्राप्त होती है, जहां मौर्य शासन की स्थापना पर उल्लेखित है। मौर्यान खत्यान वसजात श्रीधर चंद्रगुप्तो ही पंचात चाणक्यो ब्रह्मणा ततो नवामं घनानंदम तम घातेत्वा चंड क्रोध सा सकल जंबू द्वीपस्मि रज्जे समिभिसिंचसो। अर्थात मौर्य वंश में प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त हुए, जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने नवे नंद को मरवाकर सकल जंबू द्वीप का राजा बनवाया। संज्ञान ले कि यह बौद्ध कृति मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त को नहीं देती, अपितु चाणक्य को देती है। महावंश कृति आचार्य चाणक्य का 2 अन्य परिचय भी प्रदान करती है, अर्थात महाक्रोधी और ब्राह्मण। आचार्य चाणक्य का साक्ष्य तो विनय पिटक की बुद्ध घोष द्वारा कृत टीका से भी सविस्तार प्राप्त होता है। उसे अनदेखा क्यों किया गया है? यह तथ्य भी आश्चर्य में डालता है कि चाणक्य को लेकर बौद्ध ग्रंथों ने वही कहा है जो पुराणों की भाषा है। विष्णु पुराण का यह उद्धरण देखें कि ततश्र नव चैतानंदान कौटिल्यो ब्रह्मांड समुद्धरिष्यति तेषाम भावे मौर्याः पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति कौटिल्य एवं चंद्रगुप्तोत्पन्नम राज्ये भिक्षति। अर्थात नवनंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण मरवा देगा, उसके अंत होने के बाद मौर्य राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे। कौटिल्य ही मुरा से उत्पन्न चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक करेगा। मौर्यों के समय से आरंभ कर गुप्त काल तक सतत रचा गया साहित्य, विशेष रूप से महाकवि दंडी का 10 कुमार चरित, कामंदक का नीतिसार, महाकवि वाण की कादंबरी आदि प्रमुख है, जिसने भारतीय इतिहास को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित की है। सभी बार बार चाणक्य का नाम और काम उल्लेखित करते हैं। प्राचीन संस्कृत साहित्य में न केवल चाणक्य तथा उनके द्वारा विरचित अर्थशास्त्र का उल्लेख ही किया गया है, अपितु अनेक स्थानों पर उससे उद्धरण भी लिए गए। अजब काल्पनिक रहे होंगे विनय पिटक, महावंश, पुराणों आदि से लेकर कादंबरी तक के रचनाकार, क्योंकि सभी ने एक ही नाम के व्यक्ति की बार बार कल्पना की। क्या सिद्ध होता है इससे? यही ना कि चाणक्य को झुठलाना विशेष राजनीति का एजेंडा है। वे इतिहास पुरुष थे। प्रश्न उठाया जाता है कि पतंजलि के महाभाष्य में मौर्यों का उल्लेख तो है, परंतु चाणक्य का नहीं, क्यों? इसी से जुड़ा दूसरा कहन है कि मेगास्थनीज की इंडिका में चाणक्य का उल्लेख क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि यदि अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है तो उसमें चंद्रगुप्त का नामोल्लेख क्यों नहीं है?
इन प्रश्नों के उत्तर खुले दिमाग से सोचने वालों के लिए सरल है, लेकिन एजेंडाकारों के लिए धतूरा। प्रथमतः जान लें कि पतंजलि का महाभाष्य इतिहास ग्रंथ नहीं है, न ही वह पुराण है। महाभाष्य विशुद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसे इस तरह समझें कि कोई गजल कैसे लिखे शीर्षक की पुस्तक से अपेक्षा रखे कि महादेवी पर चर्चा क्यों नहीं, तो हास्यास्पद लगता है। बात मेगास्थनीज की भी कर लेते हैं। उसे चाणक्य का उल्लेख क्यों करना चाहिए था? इंडिका में कितने अमात्यों सेना नायकों का उल्लेख है? एक भी नहीं। आचार्य चाणक्य की राजनैतिक भूमिका मौर्य शासन की स्थापना के साथ ही सीमित हो गई थी। साथ ही साथ प्राचीन साहित्य की समझ रखने वाले यह जानते ही होंगे कि इतिहास राजाओं के वर्णन होते हैं, उनके अमात्यों सेना नायकों के नहीं। सोचिए कि इंडिका में भगवान बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म का भी उल्लेख नहीं है, तो क्या चाणक्य वाला लॉजिक लगाकर हम भगवान बुद्ध अथवा बौद्ध मत को भी नकार सकते हैं? हरगिज नहीं। इसी तरह चाणक्य को भी नहीं। हां, जहां तक अर्थशास्त्र का संबंध है, ग्रंथ में कौटिल्य ने लिखा है कि सब शास्त्रों का अनुशीलन करके और प्रयोग द्वारा नरेंद्र के लिए शासन की यह विधि बनाई गई है, अर्थात किसी एक राजा के लिए नहीं, ऐसा ग्रंथ जिसे कोई भी राजा बने उपयोग में लाए। इसे क्यों उद्धृत नहीं किया जाता कि अर्थशास्त्र में उल्लेख है तेन गुप्तः प्रभवति, अर्थात गुप्त इसी के अनुरूप कार्य करते हैं। यहां गुप्त से अभिप्राय चंद्रगुप्त ही है। प्रश्न है कि क्या अर्थशास्त्र तीसरी चौथी सदी की रचना है? क्या अर्थशास्त्र के उल्लेखों में मौर्य युग की कोई जानकारी नहीं? अर्थशास्त्र में दिए गए उद्धरण स्वयं इसका उत्तर है, सत्य कहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आजीवक संप्रदाय के लिए नियम बनाए हैं। स्थापित सत्य है कि आजीविकों का अस्तित्व मौर्य साम्राज्य के साथ साथ समाप्त हो गया था, अतः किसी भी दृष्टिकोण से कौटिल्य की रचना मौर्य युग की ही मानी जा सकती है। दूसरा साक्ष्य देखें। संघ वृत्तम अधिकरण में कौटिल्य ने अपने समय के कतिपय संघ राज्यों का वर्णन किया है। वे हैं लिच्छविक, वृजिक, मल्ल, मद्रक, कुकुर, कुरु, पांचाल, काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी। सोचकर देखें कि भारतीय इतिहास के किस युग में इन संघ राज्यों की सत्ता थी। मौर्य और शुंग वंश की समाप्ति के पश्चात भी कुछ संघ राज्य उदित हुए, जैसे यौधेय, अर्जुनायन, उदुम्बर, कुलूत, कुनिंद, महाराज आदि। परंतु वृजिक, मल्ल, कुरु, पांचाल, मद्रक, कुक्कुर आदि पुनः कभी शासन में नहीं लौटे, अर्थात अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने अपने समकालीन अर्थात मौर्य शासन समय का ही वर्णन किया है। अगला प्रश्न उठाया जाता है कि मौर्य युग में उत्कीर्णित सभी लेख पाली भाषा में हैं, परंतु कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में है, ऐसा क्यों? उत्तर स्पष्ट है। मौर्य युग का जो भी उत्कीर्णन है वह निसंदेह पाली भाषा में है, क्योंकि उन्हें सर्वसाधारण जनता के लिए लिखवाया गया था। उस युग में सर्वसाधारण जनता की भाषा पाली थी, यह निर्विवाद है। परंतु विद्वान लोग शास्त्र चर्चा और काव्यादि के लिए संस्कृत का ही प्रयोग करते थे, यह भी असंदिग्ध है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना नीति शास्त्र के पंडितों और विद्वानों के लिए कर रहे थे, अतः उसका संस्कृत में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रश्न उठाया जाता है कि मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य युग में धातु विद्या उन्नत अवस्था में नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने धातुओं और उसके निर्माण के संबंध में अपनी कृति में वर्णन किया है। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एजेंडा के तहत मेगास्थनीज के उद्धरण में से मुख्य बात हटाकर ही तर्क दिए जाते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीयों के विषय में यह नहीं लिखा
कि वे धातुओं को पिघलाने अथवा उन्हें शुद्ध करने के शिल्प से अनभिज्ञ थे, अपितु उसने यह बात दर्दई अथवा दर्द लोगों के विषय में लिखी है। दर्द लोगों के प्रदेश का वर्णन करते हुए मेगास्थनीज ने ऐसी चींटियों का उल्लेख किया है जो सोना खोदा करती थीं और आकार में लोमड़ी के बराबर होती थीं। यह चींटियां जो सोना खोद निकालती उसे दर्द लोग पशुओं पर लाद कर ले जाते और कच्ची अवस्था में ही व्यापारियों को बेच दिया करते। तर्क देने वालों को मेगास्थनीज की ऐसी चींटियां अविश्वसनीय नहीं लगी, लेकिन चाणक्य लगे। सोचिए तो क्यों? अब सोचिए कि यदि दर्द लोग धातु शुद्ध करने के शिल्प को नहीं जानते थे तो उसका सामान्यीकरण संपूर्ण मौर्य युगीन भारत के संदर्भ में कैसे हो सकता है? इसके उलट ग्रीक विद्वान डायोडोरस के भारतीय धातु विज्ञान संबंधी विवरण मेगास्थनीज के उलट हैं और अर्थशास्त्र से मेल खाते हैं। वैसे तो मेगास्थनीज के मौर्य प्रशासन संबंधी अधिकांश विवरण भी आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से मेल खाते हैं, परंतु उन पर बात करना एजेंडाकारों को मुफीद नहीं पड़ता। विंटरनेट्स, कीथ, स्टाइन आदि पाश्चात्य इतिहासकार पश्चिम श्रेष्ठतावाद से ग्रसित थे। पश्चिम कैसे मान सकता है कि एक ऐसा विद्वान भी था जो अर्थशास्त्र जैसी अनन्यतम कृति किसी अंग्रेज या जर्मन से पहले लिख सकता था? अनेक भारतीय तथा पश्चिमी इतिहासकारों, जिनमें फ्लीट, जकोबी, मेयर, ब्रिलोअर, काशी प्रसाद जायसवाल, नरेंद्र नाथ लाहा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, पीवी काने, नीलकांत शास्त्री, रामचंद्र दीक्षितार आदि प्रमुख हैं, जिन्होंने चाणक्य की रचना को मौर्य युग का ही अपने तर्कों, साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध किया है एवं चाणक्य की प्रामाणिकता प्रस्तुत की है। समस्या यह है कि आज भी एजेंडावादी विंटरनेट्स, कीथ, स्टाइन आदि के घिसे पिटे तर्क लेकर सामने आते हैं, जिन्हें पहले ही खारिज किया जा चुका है। चाणक्य का प्रतिपक्ष मैकाले मैक्समूलर के समय क्यों तैयार किया गया, यह बात समझ आती है, परंतु आज विरोध क्यों है? उसके लिए भारतीय समाज में विखंडनवादिता का घुन कहां और कैसे लगा है, इसे समझना होगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।